चलेंगी कैसे? अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो कंज्यूम नहीं करोगे, कंज्यूम नहीं करोगे तो स्टॉक बनता रहेगा। अगर वो अगले ही दिन खराब हो जाए तो मैं क्या करूंगी? तो मैंने तो पैसा लगाया है, आई वॉन्ट माई मनी बैक, और मुझे ऐसी कंडीशंस चाहिए जिसमें मेरे इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। अब सबसे पहला जो होता है कंजम्पशन किसी भी प्रोडक्ट का होता है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? उसका प्राइस। अब आप कोई मार्केट में सामान खरीदने जा रहे हैं, उसका प्राइस क्या होता है? आपने देखा होगा MRP करके एक मेंशन होता है फिगर आपके किसी भी पैकेट पे। जैसे आप पिक्चर में देखिए, मैं आपको कुछ बिस्किट्स पैकेट्स, कुछ नमकीन के पैकेट्स, कुछ सोप्स का आपको दिखा रही हूँ, MRP लिखा होता है। इसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का क्या मतलब होता है कि यदि इस बिस्किट पैकेट पे लिखा है 10 रुपीज, तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। रिटेल मतलब फुटकर। एक होता है होलसेल। होलसेल प्राइस जो होता है वो रिटेल प्राइस से कम होता है। जैसे कि आपने कई बार बात किया होगा अपने पेरेंट्स से भी कि वो कोई एक प्रोडक्ट है होलसेल मार्केट से खरीदने जाते हैं या एक बड़ी मार्केट से खरीदने जाते हैं क्योंकि वहाँ वो सस्ता मिल जाता है, और जब वो होलसेल मार्केट से रिटेल में आता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसकी कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है? मान लीजिए एक पर्टिकुलर गाँव
नहीं ले सकता है। अगर वो लेता है तो फिर उसको पनिश किया जा सकता है। तो ग्राहक की सबसे पहली राइट क्या होती है? राइट प्राइसिंग, कि आप प्रोडक्ट का प्राइस कितना दे रहे हैं। आपसे कोई मनमाने दाम नहीं ले सकता। होलसेल में जाकर आप कम दामों पे ले सकते हैं या एमआरपी भी आप तोल मोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं आपके एरिया में, आपकी अच्छी मार्केट्स जो होती हैं, वो आपको 5% या 10% डिस्काउंट ग्रोसरीज पे दे देती हैं। वो किस लिए देती हैं? क्योंकि एमआरपी तक प्राइस बेचने पे उनको 20 से 25% का मुनाफा होता है। तो कंपटीशन में आगे बढ़े रहने के लिए, टू मैक्सिमाइज देयर सेल्स, दे रिड्यूस ऑन द प्रॉफिट मार्जिन, और इसलिए वो आपको 5-10% का डिस्काउंट देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है कंज्यूमर से रिलेटेड, वो होता है ब्रांड, कि आप किस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो काफी फेमस है, तो उस ब्रांड की एक हिस्ट्री होती है, उस ब्रांड में एक ट्रस्ट होता है। ब्रांड भी ऐसे ही नहीं बन जाते हैं कि किसी ने जाके 2-4 अच्छे सेलिब्रिटीज को एडवर्टाइजमेंट करा दिया और वो ब्रांड बन गया। वो कुछ दिन तक पॉपुलर हो सकता है, बट वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी होनी चाहिए, वो मिनिमम क्वालिटी गारंटी करे कि भाई हम आपको इतनी तो क्वालिटी देंगे, इसीलिए हमारा ब्रांड जो है वो लोगों में पॉपुलर है। अदरवाइज वो जल्दी डाई आउट हो जाता है। ब्रांड की क्वालिटी के साथ, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ आपकी आफ्टर सेल एंड सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपने घर में देखा होगा, कभी कभी आपके पेरेंट्स जब कार वगैरह खरीदते हैं तो उनके 2-3 इश्यूज और कंसर्न होते हैं। जैसे कि एक तो प्राइस होता है, जाहिर सी बात है कि आप कितने तक की कार खरीदना चाह रहे हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए आपका बजट 7 से 8 लाख रुपए की कार खरीदने का है, तो फिर आप एक डिसीजन लेते हैं कि आप पेट्रोल कार के लिए जाएंगे या डीजल कार के लिए जाएंगे। ये सब इश्यूज डिसाइड करने के बाद आप ब्रांड की बात करते हैं। तो कोई कहता है भाई हुंडई की कारें अच्छी हैं, उनका पिकअप अच्छा है। कोई कहता है नहीं, मारुति की कार अच्छी है, क्योंकि मारुति की आफ्टर सेल जो सर्विसेज है एंड रिपेयर सर्विसेज हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो आप बहुत सी चीज़ें कंपेयर करते हैं ब्रांड में। प्रोडक्ट की डिलीवरी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वगैरह क्या है, ये चीज़ें कंपेयर होती हैं। तो प्रोडक्ट्स की ब्रांड और क्वालिटी और उसके फीचर्स डिटरमाइन करने के बाद हम
जाती है। जैसे मान लीजिए अब तक वो 2 साल में आपको फ्री रिपेयर कर रहे हैं या फ्री रिप्लेस कर रहे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी में क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट को वो 4 साल तक कवर करेंगे। तो इस तरीके से कंज्यूमर अपने को अश्योर्ड फील करता है कि भाई हाँ, मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ अगर उसमें कोई खराबी भी आ जाती है तो मैं वारंटी में कवर्ड रहूँगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे समय पे ऐसा होता है, आपकी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी स्क्रीन्स में कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप वारंटी पीरियड में उसको ठीक करा सकते हैं या रिप्लेस करा सकते हैं। अब एक और तरीका होता है ब्रांड जब ऑपरेट करता है। ब्रांड क्या करता है, कई बार आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है और उसके साथ अपना ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है लोगों के साथ। उसमें वारंटी का क्लॉज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी करता है, इंश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि भाई आपने व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में तो सुना होगा, वो तो एक जनरल तरीके से चलता है क्योंकि वो आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है और आपकी जान का भी इंश्योरेंस होता है। पर जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी रिपेयर पे काफ़ी खर्चा आएगा, तो कंपनीज जो होती हैं आपकी गाड़ी को इंश्योर करती हैं। और वो इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप थोड़ा सा अमाउंट देते हैं, 1500 रुपये या 1000 रुपये फाइल चार्जेस होता है, और इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से पे करके आपके व्हीकल को ठीक कराती है। उसमें ये भी होता है कि मान लीजिए आपका इंश्योरेंस हर साल आप रिन्यू कराते हैं, पर इंश्योरेंस में आप सेफ तो फील करते हैं पर आप उसके इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, आप इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, हर साल पे देते हैं, जो ईयरली एनुअल इंश्योरेंस कहा जाता है। कभी कभी किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी में या प्रोडक्ट की सर्विसेज में कई बार कंज्यूमर को फ्रॉड भी हो जाता है। फ्रॉड जो बेसिकली होता है, हालांकि बड़ी ब्रांड्स या कंपनी डायरेक्टली नहीं करना चाहती और नहीं करती भी हैं, पर कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जहां पर कि कभी कभी आप फ्रॉड प्रैक्टिसेस या माल प्रैक्टिसेस या अनफेयर प्रैक्टिसेस का शिकार हो जाते हैं। तो कंपनी डायरेक्टली कभी भी फ्रॉड नहीं करती है, बट हो सकता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हों वो किसी ऐसे इन्फ्लुएंस में आकर कोई ऐसी चीज़ रिप्लेस कर देते हैं या उन्हें मौका लगता है तो कस्टमर्स को चीट कर देते हैं। तो इस तरीके की भी कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं एज अ कंज्यूमर कितना प्रोटेक्टेड हूँ। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपकी कंपनी का ब्रांड, आपका क्वालिटी, आपकी वारंटी, आपका इंश्योरेंस, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट का पैकेज होता है। आप इन सब चीज़ों से संतुष्ट होते हैं, व्हेन यू आर सैटिस्फाइड विद ऑल दीज थिंग्स, आप उसकी हिस्ट्री देखते हैं, तभी आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदते हैं या यू गो फॉर दैट प्रोडक्ट, और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर 8-7 लाख की चीज़ खरीदनी है तो हमें अच्छी चीज़ खरीदनी पड़ेगी, और अगर कम प्राइस की है तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं ऑन क्वालिटी, ऑन साइज, ऑन शेप एंड ऑन चॉइसेस एंड वैल्यू ऑफ द ब्रांड। अब इन सारी चीज़ों को कंज्यूमर की राइट्स को जो है ये कैसे इवॉल्व हुई, हम कंज्यूमर मूवमेंट की बात करते हैं कि ये किस तरीके से आया। अब कंज्यूमर मूवमेंट जो था इंडिया में पहले इतना रिफाइंड या फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि भाई आप चीट ना हो जाएं या कुछ ऐसा ना हो जाए, और यदि आपके साथ हो जाता है तो इट वॉज टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बी वेरी केयरफुल कि भाई शॉपकीपर तो कह देता जी हो गया सो हो गया, आपको मिल गया सो मिल गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो कंज्यूमर ठगा हुआ सा महसूस करता था, ही यूज्ड टू फील चीटेड। कोई ऐसा फ्रेमवर्क, फॉर्मल फ्रेमवर्क नहीं था कि जिसमें आप ये कहें कि अगर मेरे साथ कोई धोखा हुआ है प्रोडक्ट खरीदने में या मैं किसी तरीके से नुकसान हो रहा है तो मैं किसको जाकर कहूँ, मेरा ग्रीवांसेस, मेरे प्रॉब्लम्स को कौन सुनेगा। फिर धीरे धीरे करके कुछ मूवमेंट्स, कुछ फोरम्स आगे बढ़कर आए जिन्होंने कंज्यूमर की राइट्स के बारे में बात किया। 1970s के दौरान ये हुआ कि कंज्यूमर्स की अवेयरनेस तो जागी, बट जो मोस्टली एक्टिविटीज़ होती थी कंज्यूमर मूवमेंट में वो दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग एग्जीबिशंस और राइटिंग पोस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स या राइटिंग आर्टिकल्स टू जनरेट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स। बट धीरे धीरे ये हुआ कि जैसे जैसे कंज्यूमर मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ, ज़्यादा ब्रांड्स आने लग गई, लोगों को प्रोडक्ट की कंजम्पशन ज़्यादा होने लग गई, मटेरियल डेंसिटी सोसाइटी में बढ़ी, तो लोगों के साथ ही इन कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड समस्याएं भी ज़्यादा होने लगी। समस्याएं ज़्यादा होने लग गई तो लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचने लग गए। तो एक फॉर्मल मशीनरी इवॉल्व हुई और इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
इसके अंदर कंज्यूमर्स के क्या राइट है, कंज्यूमर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, इस एक्ट को एनैक्ट किया गया। इसको हम फुल फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कहते हैं कोपरा, COPRA। 1986 में इसका एनैक्टमेंट हुआ था, जिसके बाद हमारे कंज्यूमर्स जो थे दे वर प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग whom should they go and file the complaints or address somebody who addresses their grievances। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, इसमें 2-3 कंडीशंस क्रिएट करी गई हैं और assumptions हैं कि कंज्यूमर हैज अ राइट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसमें थोड़ा सा मान लीजिए सेल है या बैटरी है, आते ही वो फट जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए कोई सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आपका पर्टिकुलर डायग्नोसिस होता है, हॉस्पिटल गलत डायग्नोसिस कर देता है, आपको गलत दवाई दे देता है, आपकी जान को खतरा बन जाता है, कई बार मरीज कोमा में भी चले जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और लाइफ की गारंटी लेगा? या मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, या उसके पेट में कई बार सिजर छूट जाता है, कोई टॉवल छूट जाता है, तो ऐसे में और कंज्यूमर्स का जो अट्रैक्शन है, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल के, उन्हें पता नहीं होता अच्छा बुरा क्या है, तो इन चीज़ों को उनके नियर बाय ऑपरेशन एरिया से दूर रखा जाता है। साथ में जैसे प्लास्टिक है, एक ज़माना था प्लास्टिक को हम लोग पैकेजिंग के लिए यूज़ करते थे और कई बार उससे थोड़े हेल्थ हैज़ार्ड भी हो जाते थे। जैसे आप पैकेट पहन लीजिए, अंदर चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देखेंगे जो आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें जो प्लास्टिक पैकिंग होगी वो पंच्ड होगी, उसमें ऑलरेडी एक छेद होगा, जिससे कि अगर कोई बच्चा गलती से उसे ढक भी लेता है तो उसको चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो, सांस घुटने की या दम घुटने की समस्या ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है। अब इस इशू और द प्रॉब्लम और अ चैलेंज फॉर द सेलर, कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको बताना चाहिए कि कंज्यूमर को इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है।
तो उनको ये बताना होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस, उनको ये इंश्योर करना होता है कि दे आर नॉट सेलिंग इट क्लोज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको ये डिक्लेयर करना होता है कि हमने जो या आप जा रहे हैं एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि इस पेस्ट के साथ ये ब्रश मिल रही है, टूथब्रश, तो पेस्ट का दाम अगर 30 रुपए है तो आपको 10 रुपए टूथब्रश के साथ ही देना है। अब ये होती मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अगर 2 के साथ 1 फ्री मिल रहा है तो ठीक है, पर ये बार्गेन समटाइम्स इट लीड्स टू द लॉस ऑफ द कस्टमर। जैसे आपने कनेक्शन लिया है तो और आपके पास ऑलरेडी गैस स्टोव है, तो आप खरीद कर क्या करेंगे? या मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की इच्छा है कि आप सिर्फ एक कोका कोला की बॉटल लेना चाहते हैं, वो कहते हैं बाय 2 and get 1 फ्री, तो प्राइस ही क्यों नहीं रिड्यूस कर देते हैं? वो आपको 100 रुपीज़ की बॉटल जबरदस्ती 2 दिलवा रहे हैं कि आप 200 खर्चिए, और उसके बाद वो आपको एक 3rd फ्री दे रहे हैं। तो जहां आपको एक कोका कोला की बॉटल की ज़रूरत है, वहां आपको 3 लेनी पड़ रही है और 2 के दाम चुकाने पड़ रहे हैं। हालांकि डेली लाइफ में जब हम शॉपिंग करते हैं या मार्केटिंग करते हैं तो हम इतनी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, और ये सब दीज आर सीन एज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज देयर सेल्स। जो कंपनीज होती हैं वो इस तरीके का काम करती हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉटल में कंटामिनेटेड जूस निकल आता है, ख़राब जूस होता है, या उसमें कभी कभी इंसेक्ट निकल आता है, और कोई भी प्रोडक्ट में कोई खराबी निकल सकती है। खाने के पैकेट को आप खोलते हैं तो उसमें कोई इंसेक्ट होता है या वो ख़राब हो चुका होता है, उसमें फंगस लगी होती है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? ऐसे में यू हैव राइट टू गेट रिड्रेसल, यानी कि आप अपने ग्रीवांसेस जाकर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कह सकते हैं, उनका पिक्चर लिया जाएगा, उस सैंपल को टेस्ट किया जाएगा, कंपनी को समन किया जाएगा, कंपनी आपको उसका भुगतान देती है या मुआवजा देती है जो उन्हें गलत किया है या उनको लगता है कि गलत है। कंपनीज भी अपने ब्रांड को बचाने के लिए, अपने मार्केट रेपुटेशन को, उनका नाम ना खराब हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है कि जिससे बाकी कस्टमर्स, जो उनके लाखों कस्टमर्स हैं, सिर्फ एक इंस्टेंस पे वो कस्टमर ट्रस्ट को ना ख़त्म करें। कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, हम ये जानेंगे कि हाउ टू टेक कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। अब जैसे जैसे मटेरियल डेंसिटी, जैसे जैसे सोसाइटी में चीज़ों की वैरायटी और टाइप और क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, उसी रेशियो और प्रोपोर्शन से हमारे उनसे रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ समय पहले, कुछ दशकों पहले, 20-30 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स तो हुआ ही नहीं करते थे, तो मोबाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन्स आए, तो मोबाइल सेट में क्या इशू है, आपने कौन सा खरीदा, उसकी बैटरी कितनी चलती है, कितनी नहीं चलती, तो एक हैंडसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपके मोबाइल हैंडसेट को छोड़ें तो आपके कनेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं कि भाई आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। आपने देखा था कुछ दिनों पहले कॉल ड्रॉप की बात आई थी कि आप फ़ोन सुन रहे हैं और बीच बीच में कॉल कट जाता है, ठीक है, तो कॉल ड्रॉप बहुत प्रॉब्लम होता था, लोगों का कॉल ही नहीं पूरा हो पाता था। फिर ये जो इश्यूज हैं ये हैं रिलेटेड टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फिर रेट का आपस का कंपटीशन, कौन कितनी सर्विसेज किस में दे रहा है, आपको कितना जीबी डेटा फ्री मिल रहा है, आपका नेटवर्क कैसा है, आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेबिलिटी है कि नहीं, आपको रोमिंग कितना देना पड़ रहा है। देयर आर वेरियस थिंग्स विच emerge in the process of
एनरिचमेंट ऑफ द मटेरियल कल्चर। तो जैसे जैसे हमारा मटेरियल कल्चर बढ़ता जाएगा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, हमें और भी ज़्यादा मुश्किलें या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे प्लास्टिक मनी में फ्रॉड होते हैं, एटीएम्स में फ्रॉड होते हैं, हम कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, वो एक तरह की सर्विस है। अब हमें बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ता और हम जाकर एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, बट वहाँ पे भी फ्रॉड होते हैं। कई लोग आपका एटीएम कार्ड को क्लोन कर लेते हैं, कई लोग आपका पासवर्ड डिकोड कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम कंज्यूमर मूवमेंट को कैसे आगे लेके जाएंगे? वी हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स, कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, किस किस तरीके के गुड्स और सर्विसेज हम कंज्यूम करने लगे हैं, उस हिसाब से हमें एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा लॉ होना चाहिए जो ऑनलाइन क्राइम्स या फ्रॉड्स को डील करता हो, कि भाई किसी ने हमें वर्चुअल वर्ल्ड में धोखा दे दिया, हमारे बैंक अकाउंट से अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया, तो मैं जाकर किसको पकड़ूंगा? तो हमारे पास ऐसा लॉ होना चाहिए, हमारे हाथ ऐसे मजबूत होने चाहिए कि हमारे साथ यदि ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो देयर आर एजेंसीज एंड लॉज दैट टेक केयर ऑफ दिस। इसको साइबर क्राइम भी कहते हैं कई बार, और इसके लिए बहुत सी कोशिशें हैं कि साइबर लॉ भी बनना चाहिए। अब जब साइबर लॉ बनेगा तो वो एक कंट्री स्पेसिफिक होगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपना इंटरनेट अकाउंट यहाँ पर खोलती हूँ, बट किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोग मेरे इंटरनेट को एक्सेस कर लें, मेरे अकाउंट को एक्सेस कर लें और मेरा मनी ट्रांसफर कर लें। तो मैं दूसरे देश जाकर किस तरीके से लोगों को पकड़ूंगी या उनसे अपना पैसा निकलवाऊंगी, या मैं किसके पास जाकर बोलूंगी कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, आई वांट माय मनी बैक। तो कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नेचर ऑफ मटेरियल रियलिटी एंड द काइंड ऑफ क्राइम्स एंड फ्रॉड्स व्हिच आर कमिंग इनटू एक्सिस्टेंस। एज अ कंज्यूमर यू आर प्रोटेक्टेड। एज अ कंज्यूमर आपकी राइट्स हैं, राइट्स टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप ये मत समझिए कि दिस इज टोटली लाइंग अपॉन यू कि भाई आपने कुछ खरीद लिया एंड यू आर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। एडवर्टाइजिंग में भी यदि आपको कोई प्रोडक्ट गलत बोलकर दिया जाता है कि ये मान लीजिए ये फला क्रीम आपको इतने दिनों में फेयर कर देगी, या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप खाएंगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी या आपका वजन बढ़ जाएगा, यदि वो डिलीवर नहीं करते तो यू हैव कंप्लीट राइट टू गेट योर ग्रीवांसेस एड्रेस्ड। आप अपनी शिकायतें उपभोक्ता विभाग में लिस्ट करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, एंड यू कैन गेट remedies for it, or your issues will be addressed. So coming on to the end of this chapter and summing up the entire book, हमने इकोनॉमी के, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के, इकोनॉमिक फंक्शनिंग के कुछ मुख्य डायमेंशंस को पढ़ा। हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, हमने ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ा। इन सारी चीज़ों को आप एक प्रोडक्ट से देखिए, रिलेट करके देखिए। जैसे कि आप अपने हाथ में मोबाइल उठाते हैं, उसका ब्रांड देखिए, उसकी कंपनी देखिए। आप ये देखिए ये कौन से सेक्टर में बना है, टर्शरी सेक्टर में क्या सर्विसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, इसका नेटवर्क कनेक्शन, इसको मैंने कैसे लिया है, मैंने इसको मनी पे लिया है या क्रेडिट पे लिया है, EMI लिया है, फिर ये मेरे किस तरीके का डेवलपमेंट दिखा रहा है, इज इट टेकिंग मी टू अनदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या इस फ़ोन को इस्तेमाल करने से मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, स्टाइल ऑफ लिविंग में कोई अंतर आया है। उसके बाद कैसे ये फ़ोन मुझे ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, कि जो मैं इसमें ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो मैं देख रहा हूँ, आई एम एक्सेसिंग हॉलीवुड मूवीज़, आई एम यूजिंग सर्टन ऐप्स, लिसनिंग टू सर्टन सॉन्ग्स, ये क्या सारे लोकल हैं या मैं ग्लोबल को भी यूट्यूब को देख पाता हूँ, क्रिकेट मैचेस और टेनिस मैचेस वर्ल्ड ओवर। और एज अ कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट मुझे क्या क्या सुविधाएं हैं या मैं किस किस तरीके से प्रोटेक्टेड हूँ। तो एक छोटे से एग्जाम्पल में हमने देखा कि सारी की सारी बुक आपकी कवर हो जाती है, जो आपके 5 चैप्टर हैं। इसी तरह कोई और प्रोडक्ट देख लीजिए, कोई और कमोडिटी देख लीजिए, कोई और सर्विस देख लीजिए, आपकी कार, आपकी व्हीकल, आपकी हॉस्पिटल, आपकी एजुकेशन सिस्टम, इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज में ये जो भी चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज वी आर कंज्यूमर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, वी आर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑल्सो, एंड वी आर यूजिंग मनी to buy and sell these things, and at the same time we are part of various sectors of economy.
तो जो ये पढ़ रहे हैं हम किताब में, ये मेरी और आपकी जिंदगी को पढ़ रहे हैं. There is nothing which is very difficult or different in this book. This is all what we live, what we consume in everyday life. Enjoy finding more activity and fun-based activities related to your chapters. Talk to your teachers, talk to your parents. मैंने बीच बीच में आपको बहुत बार बताया कि आप इसके बारे में एग्जाम्पल्स पूछिए, बड़ों से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए. आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एनहांस होगी. You will love to learn more things related to what you just study in the textbook. Thank you for watching Legendary Lecture Series.